नमस्कार, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट कैफ़े में। मैं हूँ वैभव और आज हमारे साथ बनारस में महात्मा गांधी जी की 5th जनरेशन श्री तुषार गांधी जी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट शुक्रिया। कैफ़े में। बहुत बहुत जर्नलिस्ट कैफ़े के बारे में मैं बताऊँ, ये पत्रकारों का एक मंच है। इनका विचार मंच है कि एक पत्रकार क्या सोचता है, एक सोशलिस्ट क्या सोचता है, इस देश में क्या चल रहा है। उन उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आप बनारस में हैं। बनारस आज बहुत ही मतलब पिछले 10 सालों में ये एक हॉट सीट बनी हुई है बिल्कुल। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि बनारस का तापमान भी 400 पार है। आप बनारस में हैं, क्या माहौल लग रहा है और किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? बनारस में जो मैंने देखा है उसमें ये लग रहा है कि एक तरह से रूरल अर्बन डिवाइड लग रहा है। अर्बन एरियाज में ये रास्तों से और उन सब से चकाचौंध होने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में जब जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो गांवों की जो समस्या है उसके बारे में चिंता, उसके बारे में नाराज़गी, उसके बारे में एक तरीके से उनको बिछड़ा हुआ रखा जाए, उसका एक गुस्सा दिखाई दिया मुझे। और वो बहुत डिस्टिंक्ट डिवाइड दिख रही है कि शहरी लोग हैं वो रास्तों की बात कर रहे हैं और चकाचौंध करने वाली बिल्डिंगों की बातें कर रहे हैं और उससे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बुनियादी बातें करने वाले गांव के लोग दिख रहे हैं कि भाई वो ठीक है रास्ता बनाया, लेकिन हमारी ज़मीन खा गए जिस पे हम लोग इतनी पीढ़ियों से हमारी आमदनी चलती थी, वो अब चली गई। अब स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम की शिकायतें लोगों ने की। तो सारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका एक ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो गरीब है उसके पास कुर्बानियां मांगी जा रही है और जो अमीर है उसको इम्प्रेस किया जा रहा है। ये जो एक डेवलपमेंट मॉडल आजकल हिंदुस्तान पे लादा गया है वो सस्टेनेबल नहीं है और वो एथिकल भी नहीं है। उसमें हमें ना ही एक हमदर्दी दिखाई दे रही है, एक एक तरीके से हुकुमशाही का एक अंदाज उसमें दिखता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट मुझे इन दिनों में जब मैं बनारस में दोनों जगह शहर में घूमा और गांव में घूमा तो ये दिखाई दिया। सर, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लेकर तमाम तरह की स्कीमें हैं, चल रही हैं। मनरेगा भी है और भी बहुत सारी स्कीम चल रही है। हम अगर बनारस में बात करें तो बनारस में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्री को जब बड़े कैपिटलिस्ट मार्केट में जब उसे पावर लूम में कन्वर्ट किया, तो जो छोटे जैसे बुनकर जो थे, जो पहले हाथ से साड़ियाँ बुना करते थे, उनका रोजगार छिनता चला गया। और बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी समझ में आता है कि उनके लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था भी नहीं की गई। तो इसमें हम किस चीज़ को एट स्टेक मान सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, इन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में और इनके डेवलपमेंट मॉडल में स्टेक पे क्या है? यही मैं जो मैंने कहा कि जो मैस बेस्ड एक मॉडल होना चाहिए, उसकी जगह पे एक सीमित संकुचित ग्रुप के फायदे की बातें हो रही है। डबल इंजन सरकार की बातें बहुत करते हैं, लेकिन डबल इंजन में ये देख रहा है कि एक इंजन खींच रहा है, दूसरा इंजन खींचा जा रहा है। दोनों इंजन का फोर्स ट्रेन को नहीं मिल रहा और इसी का नतीजा हमें दिखाई देता है कि एक तरीके से थोपी गई हुई बातें करवाई जा रही हो। जो देखिए डेवलपमेंट होता है वो रीजनल स्पेसिफिक होना ज़रूरी होता है कि रीजन की ज़रूरतों के मुताबिक डेवलपमेंट प्लान्स बने। इसमें किसी एक की महत्वाकांक्षा के मुताबिक वो प्लान्स बनाकर थोपे गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है और ये सस्टेनेबल नहीं है और इसमें से रिसेंटमेंट क्रिएट होता है। डेवलपमेंट में से जो खुशहाली आनी चाहिए उसके बदले जिनके पास से छीना गया है उनको ये रिसेंटमेंट है कि हमारे पास से लेकर बनाया और उसका फ़ायदा हमको कुछ नहीं है। अब कल ही हम गांव में थे तो गांव की औरतें कह रही थी कि हम तो चल के जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। तो पहले बोले जब गर्मियों का मौसम होता था तो हम लोग थक जाती तो एक पेड़ के नीचे बैठ के छाँव में आराम कर लेती। अब सारे पेड़ काट डाले हैं लंबे लंबे बड़े बड़े चौड़े रास्तों में, तो हमें कोई छाँव नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। और उन चौड़े रास्तों पे चलते हुए डर लगता है क्योंकि
बेफाम स्पीड से चलने वाली गाड़ियां कब हमें उड़ा दे, कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, उसके दहशत रहती है। तो जिन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, जो हमने पहले 50 साल में जो एक इस तरह का मॉडल बनाया कि जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके हालात सुधारने चाहिए, तो आज हम 10 साल में ये देख रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी छीना जा रहा है, और उनको कंगाल करने करके लोगों को जिनके पास सब कुछ है उनके अय्याशियों को पोषा जा रहा सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अभी जब हम पब्लिक में जाते हैं, चुनाव हम लोग भी कवर कर रहे हैं, तो पब्लिक का एकमात्र कहना बस ये है कि भैया हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम किसको एज अ मतलब प्राइम मिनिस्टर का फेस हम किसे माने, क्योंकि यहाँ इंडिया ब्लॉक का एक गठबंधन है। गठबंधन में लोग भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा संकुचित हैं कि आखिर पीएम बनेगा कौन, है। या हम किसका किसका फेस देख के हम उन्हें वोट करें। तो इसमें क्या क्या राय है आपकी? ये एक बहुत हमारे डेमोक्रेसी की बदनसीबी है कि हम हमारी डेमोक्रेसी पर्सनैलिटी बेस्ड हो गई है। डेमोक्रेसी कभी भी पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मॉडल है इसका मायना ये है कि लोगों के जनमत के आधार पर नेता का चुनाव हो। अब क्या किया जा रहा है, उसको एक तरीके से करप्ट ऐसे कर दिया है कि एक पर्सनैलिटी थोप दी जा रही है और कहा जा रहा है कि देखो ये है, बस उसके सिवा कुछ नहीं। कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है वो आज की हमारी डेमोक्रेसी में दिख नहीं रही है। इसलिए लोगों को ये प्रश्न होता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर फेस ना दिखाई दे तो मैं किसको चुनूं। आप प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं चुन रहे हैं, आप एक पक्ष को चुन रहे हैं, एक मैनिफेस्टो को के आधार पर चुन रहे हैं और एक ग्रुप को चुन रहे हैं, और वो ग्रुप फिर तय करता है कि प्राइम मिनिस्टर उनमें से कौन बनेगा। तो ये जो एक करप्शन आ गया है हमारी समझ में, उसका ये है कि भाई हम करें तो क्या करें, हमको प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं दिखाई दे रहा है। आप दीजिए वोट, हिंदुस्तान की तवारीख में है कि जब कोई भी पर्सनैलिटी नहीं थी तब भी जब जनमत मिला तो उस जनमत के आधार पर केपेबल एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिला ही है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।